नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर 6 टॉपर सीरीज का, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए अपने अंदर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन सा दूरी राष्ट्रों का सदस्य था? जर्मनी, जापान, इटली या उपयुक्त सभी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि धुरी राष्ट्रों में जो है जर्मनी, जापान और इटली तीनों देश शामिल थे। और उस समय जो है पूरा विश्व दो गुटों में बट गया था। एक था धुरी राष्ट्र, दूसरा था मित्र राष्ट्र। और मित्र राष्ट्रों में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918 तक, 1915 से 1919 तक, 1914 से 1920 तक या फिर 1915 से 1920 तक? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1914 से लेकर 1918 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध चला। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर जो है 1945 तक चला था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ बराज टीटो, गमाल अब्दुल नासिर या फिर उपयुक्त सभी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे और जोसेफ बराज टीटो भी थे और गमाल अब्दुल नासिर भी थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व राजनीति में द्विध्रुवीयता के अंत का क्या कारण था? सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध का अंत, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका या उपयुक्त सभी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोवियत संघ का विघटन। और इसी के विघटन के साथ जो है द्विध्रुवीयता के अंत का जो है क्या हुआ, ये कारण बना। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब किया गया? 1948 में, 1957 में, 1949 में, 1992 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1957 में किया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नेता सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, खान अब्दुल गफ्फार खान या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि रजवाड़े के यानी कि जो रजवाड़े थे के शासकों ने भारतीय संघ में विलय के लिए जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए उसे क्या कहा जाता है या क्या कहा जाता था? तो सहमति पत्र कहा जाता था, या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता था, या समझौते का ज्ञापन कहा जाता था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है उस पत्र को कहा जाता था। अब हमारा अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1956 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1953 में। अब हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या नेहरू चंद्रशेखर आजाद ने? यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू था ये वहां पर था, और ये जो है आपका है चंद्रशेखर आजाद ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने जो है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1989 में, 1990 में, 1992 में या 1995 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1995 में। अगर आपसे भारत में पूछा जाए तो 2005 में। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, सीटो और सेंटो का पूर्ण रूप लिखिए। यानी कि सीटो और सेंटो की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीटो का फुल फॉर्म होता है दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, यानी कि साउथ ईस्ट एसोसिएशन, यानी कि एशिया ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन। और आपका सेंटो का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल
ईस्ट ट्रटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि केंद्रीय संधि संगठन। अब हमारा अगला प्रश्न है कि यूरो क्या है, यह कब से प्रचलन में आई। तो यूरो यूरोपीय संघ की मुद्रा है। यह 1 जनवरी 1999 को लॉन्च हुई थी। हालांकि 1 जनवरी 2002 को ही इसे सिक्के और बैंक नोट के रूप में पेश किया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना क्यों की गई। तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा वार्ता के लिए एक मंच बनाने के लिए की गई थी। इस मंच पर सदस्य देश मौजूदा सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहकारी उपाय विकसित कर सकते हैं। इसीलिए जो है आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व के पहले बांध विरोधी आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। तो दुनिया का पहला बांध विरोधी आंदोलन पुणे के पास मुलसी पेंटा में 1920 के दशक में शुरू हुआ था। यह आंदोलन मुलसी बांध के खिलाफ हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्व पांडुरंग महादेव बापट ने किया था। यानी कि विश्व का जो पहला बांध विरोधी आंदोलन हुआ था वो सबसे पहले 1920 के दशक में हुआ था, जो कि मुलसी बांध के खिलाफ हुआ था और इसका नेतृत्व जो है पांडुरंग महादेव बापट ने किया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में मूल वासियों की जनसंख्या का कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है और इन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो भारत की जनसंख्या का 8.6% हिस्सा आदिवासी है। भारत के संविधान में आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है। आदिवासियों को जनजातीय लोग भी कहा जाता है, यानी कि इन्हें जो है एसटी, जिन्हें शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में जो को इसको एसटी कहा जाता है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स। और यानी कि आदिवासियों का जो हिस्सा है भारत की जनसंख्या में कुल 8.6% है और इसको जो है हम अनुसूचित जनजाति भी कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। तो अनुच्छेद 51 संविधान के भाग 4 में है, क्या है, डीपीएसपी, जिन्हें हम बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व, और यह राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। जिसमें सबसे पहले आता है इसके कुछ दो जो हमें उल्लेख करना है दो चीजों का, जिनमें सबसे पहला था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा है राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। तो ये जो है इसके भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 51 में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के जो है दो कारण है। अब हमारा अगला प्रश्न है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कौन थे। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने जम्मू और कश्मीर की राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। अगर आप इतना लिख देंगे तो आपको जो है 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे और आपको इतना ही लिखना होता है। लेकिन अगर आपसे 5 नंबर में पूछा जाए तो इसीलिए हमने जो है आपके लिए पूरा लिखा है। अब्दुल्ला ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक नेता थे और भारत में विलय के बाद जम्मू और कश्मीर के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री थे। उन्होंने महाराज हरि सिंह के शासन के खिलाफ आंदोलन किया और कश्मीर के लिए स्वशासन का आग्रह भी किया। उन्हें शेर ए कश्मीर के रूप में भी जाना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि 2002 में गुजरात के दंगों का क्या कारण था। तो 27 फरवरी 2002 को ध्वस्त बाबरी मस्जिद स्थल से लौट रहे हिंदू कार सेवकों को ले जाने वाली ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस पर हमला किया गया था। गोधरा स्टेशन के ठीक बाहर ट्रेन की एक बोगी में आग लगने से 59 लोगों की जान चली गई थी। आग लगने का कारण अभी भी विवाद का विषय बना हुआ था। इसीलिए यानी कि जब 1992 में जो है बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, तो 10 साल बाद भी उसी का जो है ये दंगा चला था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध के बाद विश्व राजनीति में आए बदलावों का उल्लेख कीजिए। तो शीत युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कई बदलाव आए। इनमें
से कुछ प्रमुख बदलाव निम्नलिखित हैं, जिनमें शीत युद्ध के बाद अमेरिका एकमात्र सुपर पावर बन गया, यानी कि महाशक्ति बन गया। और शीत युद्ध के बाद पूर्वी ब्लॉक लोकतांत्रिक हो गया और यूरोपीय संघ और नाटो में शामिल हो गया। शीत युद्ध के बाद चीन जैसे देश उभरने लगे थे। और शीत युद्ध के बाद यूरोप एकीकृत आर्थिक शक्ति के रूप में फिर से उभरा और शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में सुधार किए गए। शीत युद्ध के बाद आतंकवाद के खिलाफ युद्ध बढ़ गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि व्यापार के वैश्विक नियमों से संबंधित है और इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि इसके सदस्यों के बीच व्यापार यथासंभव सुचारू, पूर्वानुमानित और स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो। न्यूजीलैंड 1995 में डब्ल्यूटीओ में शामिल हुआ, जब इसे 1947 में गठित टैरिफ और व्यापार संगठन पर सामान्य समझौते की जगह ली गई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में नियोजन की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। तो नियोजन की अवधि में उपभोक्ता वस्तुओं तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में यथेष्ट वृद्धि हुई है। इन उल्लेखनीय वस्तुओं में शामिल है अनाज, चीनी, दूध, अंडे, खाद्य तेल, चाय, कपड़ा तथा बिजली। आधिकारिक संरचना के सर्जन के क्षेत्र में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की थी। यानी कि नियोजन की अवधि में जब जो है उपभोक्ता वस्तुओं तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के प्रति व्यक्ति उपलब्धता में यथेष्ट वृद्धि हुई थी और इन उल्लेखनीय वस्तुओं में शामिल है अनाज है, चीनी है, दूध है, अंडे हैं, खाद्य तेल, चाय, कपड़ा, बिजली आदि में जो है यानी कि नियोजन में जो है भारत में जो है काफी ज्यादा उपलब्धियां प्राप्त की थी। अब हमारा अगला प्रश्न है 1970 के दशक के प्रारंभ में देश की आर्थिक स्थिति की विवेचना कीजिए। तो 1970 के दशक की शुरुआत में भारत की आर्थिक स्थिति खराब थी। इस दशक में आर्थिक विकास दर कम रही और मुद्रास्फीति बढ़ी। 1970 के दशक में ऊर्जा की कीमतें बढ़ी, जिससे मजदूरी लागत मूल्य सर्पिल बढ़ा। इस दशक में बार बार मंदी आई और जिससे बेरोजगारी भी बढ़ी थी। और 1973 और 1979 में तेल की कीमतों में झटका आया, यानी कि उसमें जो है काफी ज्यादा गिरावट आई और 1970 के दशक में आर्थिक विकास पर दर पिछले दशकों की तुलना में काफी कम रही और 1970 के दशक में मुद्रास्फीति जो है जनित मंदी रही और 1970 के दशक में आर्थिक उथल-पुथल ने विकास लक्ष्यों को प्रभावित किया और 1970 के दशक में भारत पर आर्थिक बोझ भी बढ़ गया था। क्योंकि आप भी जानते हैं 1962 में जो है भारत और चीन का युद्ध हुआ। फिर उसके बाद जो है 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ और उसमें जो है आप भी जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना का भी जो है 3 साल के लिए अवकाश रहा था। इसीलिए जो है 1970 का दशक जो है भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा आर्थिक शोषण का कारण बना था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मंडल आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मंडल आयोग का नेतृत्व बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने किया था। इसे आधिकारिक तौर पर दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता था। सरकार ने 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में इस आयोग का गठन किया था। इसका काम भारत में उन समूहों की स्थिति का अध्ययन करना था जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित हैं। यानी कि मंडल आयोग का जो नेतृत्व है वो किया था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने और आमतौर पर जो है दूसरा ये जो है एक पिछड़ा वर्ग था और सरकार ने जो है 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में इस आयोग का गठन किया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि मंडल आयोग की सिफारिशें कब लागू हुई थी, तो लागू हुई थी 1990 में। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष स्पष्ट कीजिए। तो वन्य जीव संरक्षण यानी कि अधिनियम 1972 लागू किया गया। रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए। पर्यावरण नीति 2004 को लागू करने की कोशिश की गई और पर्यावरण को शैक्षणिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। संचार माध्यमों के जरिए
पर्यावरण के महत्व का प्रचार-प्रसार भी किया गया था भारत में। यानी कि ये जो है भारत के जो है पर्यावरण पर कुछ मसले के पक्ष हैं। तो अब जो है ये वीडियो यहीं पे आपकी समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम जो है आपको इसके पॉलिटिकल साइंस के जो लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो जो है आपके लिए लेके ज़रूर आएँगे, जो कि आपके लिए 5 वीडियो होंगी, जिसमें आपके सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है कवर कर दिए जाएँगे, जो कि आपको 6 नंबर और 8 नंबर में पूछे जाते हैं। तो अब जो है हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त हो चुकी है। उम्मीद है आपकी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।